अभी हम कक्षा 10 के हिंदी विषय के बारे में बताने जा रहे हैं। यह गोधूली किताब है जो 40 अंक का है। कुल विषय हिंदी विषय की कुल परीक्षा 100 अंक की परीक्षा होती है, जिसमें यह गोधूली किताब से 40 अंक का प्रश्न रहता है। इसमें लिखा हुआ है, परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए सभी विषयों को पढ़ना अनिवार्य है। यदि आप सभी विषयों को गंभीरतापूर्वक नहीं पढ़ते हैं तो 2-3 विषय में अगर अच्छा मार्क्स आता है और 2 विषय 3 विषय में अच्छा मार्क्स नहीं आएगा तो आपको अच्छा डिवीजन नहीं आ सकता है। इसलिए सभी विषय को पढ़ेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स आ सकता है, अच्छा डिवीजन आ सकता है। इसमें भी हिंदी विषय को हम मातृभाषा कहते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा उसको कहा जाता है जो हम माँ से सीखते हैं, अर्थात माँ से सीखते हैं, परिवार के लोगों से सीखते हैं, समाज के लोगों से सीखते हैं, गांव घर से सीखते हैं, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा 2 तरह की होती है। एक होती है बोलचाल की भाषा, एक होती है कार्यालय की भाषा। जब हम अपने घर में या आसपास के लोगों से कहीं बात करते हैं तो ज़्यादा करके बोलचाल की जो भाषा है इसे हम क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं, इसी का हम प्रयोग करते हैं। और जब एक ऐसी भाषा जो सब लोग समझ सके उसको हम कार्यालय की भाषा कहते हैं। इसका उपयोग कार्यालय में होता है, विद्यालय में होता है, कहीं कहीं क्षेत्रीय भाषा भी विद्यालय में पढ़ाई जाती है, जैसे बांग्ला पढ़ाई जाती है, जैसे भोजपुरी भी पढ़ाई जाती है, मैथिली भी पढ़ाई जाती है। लेकिन कार्यालय में मुख्य रूप से हम हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। राष्ट्र की भाषा, राष्ट्रीय भाषा हम उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा को देश के अधिकांश लोग बोलते हैं, उसे हम राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। इसीलिए भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। आगे हम यह बताए हैं कि गोधूली किताब से 40 अंक है, जिसमें गद्य भाग है, गद्य से 20 अंक और पद से 20 अंक। 20 अंक दोनों मिलाकर के 40 अंक की परीक्षा हम किताब से देते हैं। इसमें हम पद के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। पद के बारे में एक अंग्रेजी राइटर ने लिखा है कि पद क्या है उसके बारे में, टू पुट द प्रॉब्लम थ्रू द पोएटिक लैंग्वेज। हम कोई बात जब कविता की भाषा में बोलते हैं तो वही कविता होती है। अब कविता की भाषा क्या है? जैसे दोहा है, सोरठा है, कवित है, छप्पे है, कुंडलियां है, तो यह सब कविता की भाषा है। उसमें हम किसी एक को सेलेक्ट करके या 1 से 2-3 तरह की भी विधा का प्रयोग करके हम कविता लिखते हैं। कविता के बारे में यह जानना है कि अपने देश की भाषा, भारत की भाषा 1050 ईस्वी से पूर्व संस्कृत थी। भारत की भाषा 1050 ईस्वी से पूर्व संस्कृत थी।
यहाँ के सभी लोग, सभी भारतवासी संस्कृत ही बोलते थे, संस्कृत ही लिखते थे। संस्कृत में भारत की बहुत पुस्तकें हैं। जितना भी चिकित्सा से संबंधित किताब, ज्ञान से संबंधित किताब, उपदेश से संबंधित किताब, धार्मिक किताबें, सभी किताब मतलब 1050 ईस्वी से पूर्व यहाँ के सभी लोग संस्कृत बोलते थे। 1050 के बाद हिंदी टूटने लगी और उस 1050 से लेके अभी तक के काल को हिंदी में बांटा गया है। तो 1050 से लेकर काल के बारे में अगर एक बार आप लोगों को जानकारी हो जाती है तो आप यह बता सकते हैं कि कोई कवि किस काल में अपनी रचना की। यह सभी क्लास के लिए, सभी परीक्षा के लिए अनिवार्य होगा। 1050 से 1375 ईस्वी को हम लोग वीर गाथा काल कहते हैं। इसको हिंदी के बड़े बड़े लेखक लोग स्वीकार किए हैं। कुछ लोग वीर गाथा काल, कुछ लोग इसको वीर गाथा काल बोले हैं, कुछ लोग इसको आरंभिक काल बोलते हैं, आरंभिक या प्रारंभिक काल। कुछ लोग इसको आदि काल भी कहते हैं। कुछ महान लेखक लोग इसको आदि काल भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से हिंदी भाषा की शुरुआत हुई। इससे पहले हम बता चुके हैं 1050 से पहले सभी लोग संस्कृत बोलते थे। इस काल के प्रमुख कवि चंदवरदायी थे, जो हिंदी में किताब लिखे। हिंदी की पहली अच्छी एक पूर्ण परिष्कृत किताब यह मानी जाती है हिंदी में। पृथ्वीराज रासो, यह किताब हिंदी भाषा की वीरगाथा काल की सबसे प्रमुख किताब मानी जाती है, जिसके कवि थे पृथ्वीराज रासो, जिसके कवि थे चंदवरदायी। ये वीरगाथा काल के कवि थे। ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि भी थे। इसमें एक यह भी जानकारी आवश्यक है कि संस्कृत से हिंदी अचानक नहीं टूट गई, इसको 100 वर्ष करीब टूटने में लगा। तो इस बीच के काल को 1050 से लगभग 1150 तक के काल को, 100 वर्ष के काल को अपभ्रंश माने होता है टूटी हुई, अपभ्रंश काल कहा जाता है। इस काल के मुख्य कवि चंदवरदायी, नंबर 2 जगनिक, इनका लिखा हुआ है अल्लाउदल। अल्लाह खंड जो आप सुनते हैं उसके कवि हैं जगनिक। काल विभाजन का मतलब होता है जिस विधा की कविता उस अवधि में सबसे ज्यादा लिखी गई, उसी के आधार पर हिंदी साहित्य में काल का विभाजन हुआ। जैसे 1050 से 1375 ईस्वी तक वीरगाथा काल था, तो इस काल में अधिकांश लोग अपने आश्रयदाता राजा के शौर्य का वर्णन, उनके पराक्रम का वर्णन, उनके शादी ब्याह का वर्णन, उनकी पत्नी का वर्णन अपनी कविता में क्या करते थे। ज़्यादा करके शौर्य का ही वर्णन होता था।
इसलिए उस काल को वीर गाथा काल कहलाया। हिंदी साहित्य का दूसरा काल भक्ति काल है। इस काल में एक धार्मिक आंदोलन का भी शुरुआत हुआ, भक्ति काल। इसकी अवधि है 1375 से लेकर 1700 तक। 1700 तक। इस काल में जितने भी कवि कविता लिखे, सबसे ज्यादा भक्ति की कविता लिखी गई। राम भक्ति शाखा के, कृष्ण भक्ति शाखा के, निर्गुण भक्ति शाखा के, सगुण भक्ति शाखा के, ज्ञानाश्रयी कविता, प्रेम आश्रयी कविता, इस काल में जितनी भी कविता लिखी गई सब भक्ति काल के। भक्ति काल के सबसे पहला कवि थे विद्यापति। सबसे पहली कवि थे, पहला कवि विद्यापति। विद्यापति का जन्म 1340 ईस्वी में हुआ है। यहीं से शुरुआत, इसकी शुरुआत 1375 में है, लेकिन जिस टाइम यह लिखना शुरू किए थे तो मात्र एक कवि थे जो भक्ति की रचना लिखे थे, लेकिन इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम भक्ति परक कविता की रचना की गई। इनका जन्म 1340 में हुआ है और ये मरे हैं 1448 ईस्वी में। लगभग 108 साल तक ये जिंदा रहे। ये राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे और इनकी मुख्य कई किताब थी। दुर्गा भक्ति तरंगिणी, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, कीर्तिलता, लता, कीर्ति पताका। हिंदी भाषा में बहुत कवि हुए, एक से एक विद्वान कवि हुए, एक से एक कवि हुए, लेकिन इतनी सरस कविता किन्हीं कवि की नहीं हो सकी। इन्हें कोई शैव कहता था तो कोई शाक्त कहता था, लेकिन सबसे अंतिम सच यही है कि ये भक्ति काल के सबसे पहले कवि माने जाते हैं और इनकी कविता बहुत सरस है। इस काल के मुख्य कवि कुंभन दास, तुलसीदास, विठलनाथ, वल्लभाचार्य, सूरदास, कबीरदास, सूरदास, कबीरदास, नरोत्तम दास, रविदास, अनेक कवि हुए और इसमें भक्ति काल के में 1375 से है। 1500 के बाद भारत में मुसलमान का साम्राज्य हो गया। बाबर पहला शासक थे, लेकिन इसमें जो भी हिंदू कवि हुए, अधिकांश कवि हिंदू ही हुए। मुस्लिम में रहीम, और इसमें से रहीम को छोड़कर कोई भी कवि राजा के दरबार में नहीं गए। कई कवि को
जैसे तुलसीदास, सूरदास, इन लोगों को अकबर के द्वारा पत्र भी भेजा गया, लेकिन कोई आदमी ने किसी राजा के यहाँ दरबारी कवि के रूप में स्वीकार नहीं किया। इस काल की मुख्य किताब कुंभन दास के कुछ पद हैं। तुलसीदास की किताब है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि प्रमुख किताब है जो तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। सूरदास प्रमुख किताब सूरसागर, इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म दिल्ली से कुछ दूरी पर सीही नामक ग्राम में हुआ था और वहाँ की एक मंदिर में रोज यह एक नई कविता लिख करके बनाते थे। इसमें एक जानकारी की बात आपको बता रहे हैं कि तुलसीदास से बड़ी थी मीराबाई। इसका जब मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में जन्म हुआ था और ये भी कृष्ण भक्ति शाखा के एकमात्र श्रेष्ठ महिला कवि मानी जाती हैं, कवयित्री मानी जाती हैं। हिंदी साहित्य में तीसरा स्थान आता है रीति काल का। 1700 से लेके 1900 ईस्वी तक को हम रीति काल कहते हैं। इस काल में जितने भी कवि हुए वह अधिकांशतः कवि राजा के दरबारी कवि थे। जैसे बिहारी लाल, इनकी प्रमुख किताब है सतसई, जिसमें 700 कुछ दोहे हैं और सभी दोहा बहुत अर्थपूर्ण। उसके बाद है इसमें भूषण, मतीराम, चिंतामणि, आदि श्रेष्ठ कवि इस काल में हुए। 1700 से 1900 तक के काल को हम हिंदी साहित्य में रीति काल के नाम से जाने जाते हैं। अब चौथा काल है जो जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं। हिंदी साहित्य का यह चौथा काल है जिसको हम आधुनिक काल कहते हैं। अब एक बात आप जान लीजिए जो मुख्य है, रीति काल तक हिंदी में जो भी कविता लिखी गई वह क्षेत्रीय भाषा में ही लिखी गई, चाहे वह ब्रज में हो, चाहे वह अवधी भाषा में हो, चाहे पंजाबी भाषा में गुरु नानक लिखे। इस तरह से लोग क्षेत्रीय भाषा में ही लिखे। आधुनिक काल के सबसे प्रथम कवि माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र ये सबसे प्रथम हिंदी खड़ी बोली में कविता लिखना शुरू किए। इनकी प्रथम श्रेष्ठ एक नाटक है राजा हरिश्चंद्र। उसके बाद किताब है इनकी भारत भारती, जो खड़ी बोली में है। प्रमुख इनकी किताब है नाटक है एकांकी, अंधेर नगरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ और ये बहुत कम समय में 34 साल कुछ उम्र में शायद इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हो गया।
ये इस पीरियड में नहीं आते हैं। आधुनिक काल को हम 1900 से अब तक के काल को हम आधुनिक काल ही मानते हैं, लेकिन इन्हीं के द्वारा खड़ी बोली की शुरुआत की गई, इसलिए हिंदी साहित्य का प्रथम काल इनको आधुनिक काल का सबसे श्रेष्ठ कवि माना जाता है। इसके बाद जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, आदि महान कवि हुए शिवमंगल सिंह सुमन, जिनकी प्रमुख कविता है हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, पिजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, आदि आधुनिक काल के और भी कई कवि हुए, महाकवि इन्हें कहा जा सकता है। यही हिंदी साहित्य का काल विभाजन है। अगर इसे आप समझ लेते हैं तो आपको हिंदी साहित्य के किसी कवि के बारे में यह जानने में बहुत सुविधा होगी कि कौन कवि किस काल में जन्म लिए और उनकी मुख्य किताब क्या है।